बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज ट्रिपल डी के वाले से तीसरा एपिसोड है और इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इस ट्रिपल डी गैंग ने बहुत सारे शहरियों को जो है वो लूटने की कोशिश की है, उन पे जाली मुकदमात करवाए हैं, जिसमें सिंध पुलिस के करप्ट लोग भी इनके साथ मुलव्वस रहे हैं और ये फिर इस तरह की एफआईआर हुई हैं। आज हम बात करेंगे तीन मुतासरा शहरियों के वाले से। एक हैं कैसर अली, एक हैं खालिद ख़ान और तीसरे शहरी हैं डॉक्टर माजिद ख़ान। माजिद ख़ान रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं और उनकी पीएचडी भी इस केस की नज़र हो गई है, जिसमें उनको काफ़ी तकलीफ़ का भी सामना है और अब वो आगे चल कर के क्या करेंगे। इन तीनों मुतासरीन का जो केस है वो कोर्ट में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। शाकिर रशीद मेयो साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर रशीद मेयो साहब से पूछेंगे कि किस तरह इन तीनों लोगों पे क्या क्या एफआईआर हुई हैं, कितनी एफआईआर हुई हैं और अब केस की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपका बहुत शुक्रिया शाकिर साहब कि आपने टाइम दिया। मुझे थोड़ा सा इन तीनों लोगों के बारे में बताइए, पहले इस गैंग के बारे में बताइए, ये ट्रिपल डी। देखें, बेसिकली ये जो ट्रिपल डी है ये अपने आप को ये कहते हैं कि हम जो है वो लीगल एडवाइज़र हैं बेसिकली, और लीगल असिस्टेंस हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन है कि क्या जो लीगल एडवाइज़र है वो कोई कंपनी जो है वो बन सकती है या नहीं बन सकती। इसके लिए जब हम अपने जो है वो लॉज देखते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो प्रैक्टिशन रूल्स एक्ट 1934 है, जिसके अंदर क्लियरली ये मेंशन है कि वो बंदा लीगल एडवाइज़र हो सकता है जो एडवोकेट हो, प्रैक्टिसिंग लॉयर हो और इनरोल्ड एडवोकेट हो। ठीक है। कि कोई ऐसा बंदा जिसने सिर्फ एलएलबी कर ली और वो जो है अपने आप को लीगल एडवाइज़र किसी कंपनी का बना ले, क्योंकि ये एससीसीपी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर भी जो है वहाँ पर मेंशन है कि किसको आप अपॉइंट करेंगे। एवरी कंपनी जो है उसको जो है वो लीगल एडवाइज़र जो है उसको रखना ज़रूरी होता है। अब ये जो ट्रिपल डी है बेसिकली ये जो है वो 4-5 लोग हैं ये जिन्होंने मिलकर, ये अंबर शहाब है उसके अंदर, अंबर शहाब और इस तरह के जो है वो नासिर अली है और 3 लोग इनके साथ और हैं। उसमें इन्होंने अपने साथ कुछ लेडीज़ को भी साथ रखा हुआ है। तो ये मिलकर जो है इस तरह का काम करते हैं, जो अपने आप को शो करते हैं कि लीगल एडवाइज़र हैं। बेसिकली टेक्निकली ये कोई लीगल एडवाइज़र नहीं है और ना ही लीगल एडवाइस की डेफिनेशन पे ये पूरा उतरते हैं। ठीक है। ठीक है। अब तो इन्होंने कैसर अली या इस हवाले से बताएं कि कैसर अली पे कितने मुकदमात करवाए हैं, खालिद ख़ान पे कितने हैं। अब देखें, इसके अंदर एक बड़ी मज़े की मैं आपको बात बताता हूँ अज़म साहब, कि जो कैसर अली है बेसिकली ये एक ट्रैवल एजेंट है पेशावर के अंदर। अच्छा। अब पेशावर के अंदर ये ट्रैवल एजेंसी का काम करते हैं। इनका ज़ाहिर है लीगल डॉक्यूमेंट्स की जो एक रिक्वायरमेंट होती है कि कौन बंदा जो है वो अपना ट्रैवल एजेंट हो सकता है और ट्रैवलिंग का बिज़नेस कर सकता है, तो उसके लिए लॉज मौजूद है वहाँ पर। पेशावर के प्रोविंस टू प्रोविंस थोड़े वेरी करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे ये रजिस्टर्ड थे। अब होता ये है कि अब कैसर अली जो है वो बेसिकली वहाँ पे जब अपनी ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं तो 2019 के अंदर जो है वो आयाटा के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। ठीक है। आयाटा बेसिकली ज़ाहिर है वो एयरवेज़ को कंट्रोल करती है और टिकट्स की डीलिंग्स के ऊपर काम करती है। बिल्कुल। तो वहाँ पर जब ये उसके ऊपर काम करते हैं, उनकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ज़ाहिर है हर बंदे को पता है कि कोविड का एक जो है वो तूफ़ान आया और उसके अंदर बड़े बड़े बुर्ज जो है वो गिर गए। ठीक है। उसके अंदर ज़ाहिर है ये छोटे ट्रैवल एजेंट से सब इफ़ेक्ट हुए। अब बेसिकली आयाटा के साथ जो भी एग्रीमेंट साइन किया जाता है वो होता है 1 साल का। 1 साल का, यानी कि 2019 के अंदर अगर उन्होंने आयाटा के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया तो वो 2020 तक चलता है। 1 साल के लिए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने उसके साथ कोई जो है डील नहीं की। अब वहाँ पर जब आयाटा के साथ कोई एग्रीमेंट किया जाता है तो वहाँ पे उनको एक सिक्योरिटी चेक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक और है। उसके ऊपर बाकायदा मेंशन किया जाता है कि सिक्योरिटी चेक है, और वो सिक्योरिटी चेक इस पर्पस के लिए नहीं दिया जाता कि कोई फुलफिलमेंट ऑफ द लोन होगी। बेसिकली वो जो है चेक इसलिए दिया जाता है कि वो आपकी लिमिट को डिस्क्राइब कर रहा होता है। ठीक है। कि अगर आपने 50 लाख रुपए का सिक्योरिटी चेक दिया है तो 50 लाख रुपए तक आप जो है वहाँ पे टिकटिंग कर सकते हैं और फिर उसकी आप पेमेंट करते हैं। उनका एक प्रोसीजर है। ठीक है। अब यहाँ पर 2020 गुजर गया, 2021 गुजर गया। ठीक है। उसके बाद होता ये है कि एक कंपनी आती है जो अपने आप को कहती है कि मैं कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है। और जिसके जनाब करता धरता एक जो है वो साहबका हमारे भाई हैं, हमारा डिपार्टमेंट ज़ाहिर है हम वकील और वो डिपार्टमेंट एक साथ चलता है, पुलिस डिपार्टमेंट। उसके रिटायर्ड जनाब जो है वो DIG साहब नैयर
नैयर साहब जो है वो उसके कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ हैं। ठीक है। अब वल्ला आलम के उन्होंने क्या किया, कैसे किया, ये जो सिक्योरिटी चेक थे वो उन्होंने आयाटा से किस तरह लिए, या आयाटा और ट्रेवल एजेंट के बीच में जो किरदार अदा करता था डॉक्यूमेंटेशन के जो एजेंट थे उनसे सेटिंग की, कुछ चेक इनके पास आ गए। ठीक है। जिनके ऊपर इन्होंने ये फाल्स एफआईआर रजिस्टर कराना शुरू की। ठीक है। अब इसके अंदर जो है अब खालिद खान का, अब मैं केस के हवाले से आपको बाद में डिटेल प्रोवाइड करूंगा, मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अब कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस का काम क्या था। और कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस जो है वो बेसिकली, अब ये फिर वही लॉ की बात आ जाती है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वो फाल करेगी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक लॉ मौजूद है, ऐसे ही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी 2002। जी हाँ। अब उसके अंदर जो भी ऐसी कंपनी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होगी वो जो है अपना कोई रिकवरी का अगर मैटर होगा तो वो लेके जाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। ऐसे ही है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डील करती है, बैंकिंग कोर्ट। ऐसे ही है। अब यहाँ पर नैयर साहब ने क्या किया, ना तो वो बैंकिंग कोर्ट गए और ना ही जो है वो उन्होंने कोई सिविल रेमेडी अवेल की। उन्होंने डायरेक्ट जो है इनको ट्रिपल डी को, जिसके अंदर जनाब अंबर शहाब साहब हैं, नसीर अली है, अशरफ अली है, मोहम्मद नवीद, इस तरह के लोग जो थे इनको उन्होंने अपने साथ अटैच किया और जनाब धड़ाधड़ जो है लोगों की एफआईआर रजिस्टर कराना शुरू की। ठीक है। अच्छा, तो खालिद खान का क्या मामला है? अब खालिद खान का जब मैंने केस चलाया, पुलिस फाइल मेरे पास आई, डॉक्यूमेंट उसके सारे मेरे पास जब आए तो पता ये चला जनाब कि खालिद खान का 1 करोड़ रुपए का जो है वो एफआईआर उन्होंने रजिस्टर्ड कराई है 489F के अंदर। और इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ड्यूरिंग ट्रायल जो है एक चीज़ मेरे सामने आई पुलिस पेपर्स में कि क्लेम वो कर रहे हैं एफआईआर के अंदर 1 करोड़ रुपए का। ठीक है। 1 करोड़ रुपए का ड्यू है, 1 करोड़ रुपए की ऑब्लिगेशन है। ठीक है। और जो एग्रीमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जो है 70 लाख रुपए का। अब वहाँ पे जज साहब से मुकालमा भी हुआ इस हवाले से, बड़ा दिलचस्प। मैंने कहा सर वो हम शुरू में बचपन में सुनते थे तो बताते थे कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ये यहाँ पे जो है ये मार खा गए कि जब नकल ही कर रहे हैं, कुछ जाली डॉक्यूमेंट भी अगर बना रहे हैं तो कम से कम अगर 1 करोड़ का क्लेम कर रहे हैं तो जाली डॉक्यूमेंट तो 1 करोड़ का लेके आए। हाँ। तो वहाँ पे अच्छा वो जो है ज़ाहिर अंबर शहाब साहब के साहबजादे हैं, वो भी हमारे जो है फैकल्टी के, हमारे लीगल फ्रेटर्निटी के पार्ट बन गए। तो माशाल्लाह वो भी अपने फादर को जो है वहाँ से फिर ऑन कर रहे हैं। तो बहरहाल वो जो है बड़ा एक ज़बरदस्त वहाँ पे केस रहा और फिर जो है वो जज साहब ने इनकी बेल ग्रांट की। और उस केस के अंदर अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ज़ाहिर है हमारे आम लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि कोई एफआईआर जब रजिस्टर्ड होती है तो उस एफआईआर के अंदर आपको स्पेसिफाइड किया जाता है कि ऑफेंस क्या हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, अब 489F तो बड़ा क्लियरली है, जाहिर है वो ये कहता है कि कोई अगर आपके ऊपर कोई लोन है, कोई ऑब्लिगेशन आपके ऊपर है तो उसके हवाले से आपने कोई चेक इशू किया है तो उस चेक के रिगार्डिंग आप जाके 489F की एफआईआर रजिस्टर कराएंगे। ऐसे ही है। अब ये स्पेसिफाइड है। यहाँ पे क्या होता है कि इनकी एफआईआरों के अंदर, इनकी एफआईआरों में ये होता है कि ये एक एफआईआर रजिस्टर्ड कराने जाते हैं और उसमें 10 बंदों को नॉमिनेट कर देते हैं और 10 बंदों के उसमें जो है वो नाम मेंशन कर देते हैं। एक एक एफआईआर में 15-15 लोगों को नॉमिनेट किया हुआ है। अच्छा। अब उन 15 लोगों के ना तो कोई स्पेसिफाइड किया जाता है कि उनका ऑफेंस क्या था। ठीक है जी, बस हमारे पैसे थे, ये चेक थे, वो थे। जज साहब ने वहाँ पे क्वेश्चन किया कि भाई ये जो चेक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो सिक्योरिटी चेक है। ठीक है। तो वहाँ पे जो है वो उनके वकील साहब जो है वो खामोश हो गए। तो फिर मैंने उनको जो है जज साहब को बताया कि बेसिकली देखें, अगर हम जब कंपनीज़ की बात आती है तो ये एक सिविल डिस्प्यूट होता है। हाँ। और इन्होंने तकरीबन अजमत साहब तकरीबन कराची के अंदर तकरीबन 250 अबव एफआईआर इन्होंने रजिस्टर्ड कराई हैं मुख्तलिफ लोगों में, जिसके अंदर तकरीबन कोई 100 के राउंड फिगर तो ये अंबर शहाब साहब हैं, फिर जनाब जो है नसीर अली साहब हैं कंप्लेनेंट जी। और फिर वो एफआईआर रजिस्टर्ड कराने के बाद इनको आप देखें कि उन एफआईआरों के अंदर इन्होंने पता नहीं, वो मुझे नहीं समझ आती कि वो जो पुलिस ऑफिसर वहाँ पे बैठे हुए हैं कि वो एफआईआर रजिस्टर्ड कैसे कर देते हैं। हाँ। कि एक ज़ाहिर है हमारे यहाँ जो है वो पुलिस रूल 1934 और फिर अमेंडमेंट के बाद 2002 उसके अंदर क्लियरली मेंशन है। फिर हमारा जो है वो सीआरपीसी के अंदर मेंशन है कि अगर कोई ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर जो है अकर होता है तो उसको आपने स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड करनी है तो उसके अंदर आपने उसको देखना है कि वो ऑफेंस आया कि हुआ भी था या नहीं हुआ। ठीक है। अब यहाँ पे 15-15 लोग एक एक एफआईआर में जो है वो इनको नॉमिनेट कर रहे हैं तो बेसिकली उनसे ऑफेंस क्या हुआ है। हाँ।
तो यही बात जब हमने कोर्ट में उनको बताई कि देखें जी इन्होंने एफआईआरें तो तकरीबन जो है वो 250 से अबव जो है एफआईआरें मुख्तलिफ रजिस्टर्ड कराई हैं, वो हमने सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए, 255 एफआईआर की जो है वो सीरियल वाइज उनको प्रोवाइड की। तो उनको हमने ये बताया कि देखें जब यहाँ पे कंपनीज थी, सिविल डिस्प्यूट था, एक भी इन्होंने रिकवरी का सूट फाइल नहीं किया और एक भी इन्होंने कैच चेक से रिलेटेड समरी सूट फाइल होता है वो इन्होंने फाइल नहीं किया। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है इसमें तो पैसा मिलता ही नहीं है, जाहिर है इसके अंदर तो सज़ा होती है और 3 साल की पनिशमेंट है, और जो है वो पेनल्टी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या इन एफआईआर के एवज इनको कोई रकम या रिकवरी होती है? नो, ये जस्ट एक ब्लैक मेलिंग का तरीका है। अब मुझे बताएं कि वो बंदा केसर पेशावर से अगर आएगा यहाँ पे तो कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये उसका एक्सपेंस होगा। बिल्कुल बिजनेसमैन है, ट्रैवलिंग का काम करता है, उसकी इज्जत है। इन्होंने क्या किया कि यहाँ से पुलिस ऑफिशियल्स को लेके गए पेशावर के अंदर, उसके ऑफिस में चले गए, उसको बोला कि भाई आप हमें ये पैसे दें, हम आपका केस ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पहले तो वो शॉक्ड होता है कि केस हुआ कैसे। बहरहाल फिर जब वो पता चलता है पुलिस है ये वो, अब जाहिर है वो पेशावर में बैठे हैं, उनकी एक इज्जत है, रिस्पेक्टेड है, जाहिर है बिजनेसमैन है, बिल्कुल ऐसी है। अब वहाँ पे जब जो है पुलिस उनको ब्लैकमेल करना शुरू करती है तो फिर ये कुछ लेन देन का मामला करते हैं। जाहिर है हर इंसान अपनी इज्जत बचाता है। हमारे यहाँ ये भी तो है ना कि एक तो लॉ की अवेयरनेस नहीं है और दूसरा फाइट लोग करने से जो है कोशिश करते हैं एक मामला आगे न जाए। बिल्कुल। अब खालिद खान का भी यही था। खालिद खान का 1 करोड़ का इन्होंने जो है वो क्लेम किया था और फिर उसकी बेल भी हो गई है, उसका ट्रायल भी है। अच्छा, खालिद खान पे इन्होंने कटवाई 3 एफआईआर हैं। अच्छा, अब 3 एफआईआरों में 2 एफआईआर में एक्विटल हो चुके हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि अगर इनका केस इतना स्ट्रॉन्ग था और इनकी कोई लाइबिलिटी इस तरह उनके ऊपर थी तो वो तो भरी हो गए 2 केसों में। जाहिर है इनकी उस अमाउंट का क्या हुआ जो ये क्लेम करते थे, छोटी अमाउंट का, और उसके बाद इन्होंने कोई सिविल सूट तक फाइल नहीं किया। 2020 के मैटर, 2019 के मैटर, 2021 के मैटरों को ये लेके आ रहे हैं। इन्होंने सिंगल एक सूट फाइल नहीं किया रिकवरी का कि भाई कोर्ट में जाएं कि हमारी ये रकम थी, हमें ये रकम वापस करवाई जाए। अंदाज़ा करें। ठीक है। और माजिद खान का क्या मामला है? माजिद खान तो बड़ा माशाल्लाह वेल एजुकेटेड पर्सन है। ठीक है, और उसकी पीएचडी जो है वो कंटिन्यू थी, एमफिल उस बंदे ने किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब उसका ये हुआ कि उनके फादर की डेथ हुई। डेथ होने के बाद जो है जाहिर है हमारे यहाँ कोई बिज़नेस होता है तो वो फिर भाइयों में तकसीम होता है। तो उनके स्टेप ब्रदर थे, वो बिज़नेस को रन करते थे। पता ये चला कि जब ये ड्यूरिंग पीएचडी जो है, पता ये चला कि जो है वो माजिद खान का CNIC ब्लॉक है। ठीक है, वो शॉक्ड हुए नादरा से जब उन्होंने रिकॉर्ड निकलवाया तो वहाँ से पता ये चला कि कराची के अंदर उनके एफआईआर रजिस्टर्ड है। अब वो कराची आए, फिर उन्होंने जो है वो कंप्लेन की और अपनी बेल वेल जो भी एक प्रोसीजर है, ज़ाहिर है एक दफ़ा हमारे यहाँ एक तो लॉ ये भी है ना कि एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए तो उसके लिए फिर आपको बेल और फिर उसके बाद आप ट्रायल ज्वाइन करते हैं। तो बेल करवाई, ट्रायल ज्वाइन किया। अब माजिद खान ज़ाहिर है पढ़ा लिखा आदमी था और वो हर्ट हुआ और उसने जो है जनाब जो है वो पहुँच गया IG साहब के पास। ठीक है, IG साहब के पास जब वो पहुँचे तो उसने जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए। IG साहब ने एडिशनल IG साहब को जो है इनकी इंक्वायरी दी कि आप इंक्वायरी करें कि ये क्या मामला है सारा। आमिर फारूकी उस वक्त जो है वो AIG साहब थे, उन्होंने जो है इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी में जो है जब सबके बयानात लिए और एविडेंस देखे गए और फिर इनका जो है कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस का जो है रिकॉर्ड देखा तो पता ये चला कि एक तो कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस जो है वो वैसे ही जो है वो बैंकक्रप्ट हो चुकी है। अच्छा, और उसका जो SCCP के ऊपर भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। ठीक है, 2016 के अंदर जो है वो कॉन्टिनेंटल इंश्योरेंस पे इसी तरह का एक केस चला था वो हाई कोर्ट के अंदर। बहरहाल वो एक अलग मैटर है उनका। अब वहाँ पे माजिद खान ने जब वो कंप्लेन फाइल की और इंक्वायरी हुई तो इंक्वायरी के अंदर ना सिर्फ जो है अंबर शहाब और जनाब नासिर अली और इस तरह के लोगों को जो है उसमें नॉमिनेट किया गया, बल्कि उसके अंदर पुलिस ऑफिशियल्स को भी जो है उनकी इंक्वायरी हुई और उनको जो है सस्पेंड किया गया जो इनके साथ मतलब जी बिल्कुल। असल में मैंने आपको बताया ना कि देखो अभी आप चले जाएं FIR कटवाने के लिए नहीं होती। मेरी अपनी FIR एक मेरे दोस्त ने चेक मुझे दिए हुए थे तो वो पैसे नहीं दे रहे थे। मैं तकरीबन 1.5 महीना हो गया है कि मैं टीपू सुल्तान थाने के चक्कर लगा के फिर DSP साहब ने वो रोकी हुई है, वो पैसे मांग रहे हैं। वो DSP है मतलब अभी तो वो DSP मुझे कह रहा है कि 25% दो, मेरी रिकॉर्डिंग है उस DSP की मेरे पास, 25% दो रिकवरी करवा दूंगा, 10% दो तो FIR की इजाज़त दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है यार, अब मेरे पास हुए तो 10% पे तेरे पास आऊँगा। इसके अंदर तो मतलब आप इधर आप ये देखें कि धड़ाधड़ एक ही चेक पे कई FIR हो रही। आप देखें ना, एक ही कंप्लेनेंट एक कोर्ट में इनकी 10-10 FIR हैं।
अच्छा वो जज भी शौक ने ऐसे ही है कि यार इतनी एफआईआर है, इतनी एफआईआर है। अब जाहिर है हमारे यहाँ कानून है, कोई अगर आदमी अगर मीन्स के अगर बाहर 100 कत्ल भी कर देता है तो आते साथ तो उसको कोर्ट फांसी पे नहीं चढ़ाता, ऐसे ही है, उसका प्रोसीजर है पूरा। ठीक है। अब यहाँ पे वो जो है एफआईआर इन्होंने जब रजिस्टर्ड कराई हैं तो फिर उसमें जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, डायरेक्टली जो इन्वॉल्व थे, वो तकरीबन 10 से 12 लोग थे पुलिस के। मैं अब जाहिर है अगर नाम मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मेरे पास सारी रिपोर्ट नाम लेने चाहिए हमें, मेरे पास अगर हैं तो नाम लें उनके, ताकि लोगों को पता चले, दीगर लोगों को पता चले कि भाई ये वाले लोग देखें। इसके अंदर जो है वो ये थे, नसीर थे, फिर इसमें मोहम्मद रिजवान साहब थे एक, फिर अनीसा असगर, ये इनका गैंग था। ठीक है। मोहम्मद यूनुस है, अरसलान अशफाक, शुमाइला दानिश, ठीक है, अच्छा रफ़ाकत सद्दीक और जावेद खान, शुएब और ये फुरकान नजीब है। अच्छा ये जो थे वो लोग थे जिनको जो है इंक्वायरी के अंदर इनको बताया गया कि भाई ये पूरे मुल्क के अंदर ये वो लोग हैं जो ये गैंग के सरगना हैं और एफआईआर कराते हैं। अब जाहिर है पुलिस का काम था, उसने एडिशनल आईजी साहब ने जो है वो इंक्वायरी कंडक्ट की और इंक्वायरी की रिपोर्ट सबमिट करा दी और इनको डिक्लेयर कर दिया। अब वहाँ से प्रोसीजर आगे का ये था कि या तो माजिद खान साहब इनके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर्ड कराते, या पुलिस जो है अपना ऑन मोशन जो है अपनी मुद्दत के अंदर एफआईआर, जाहिर है वो हमारे यहाँ पे इतना जो है वो परसू नहीं होता। तो पुलिस ऑफिशल्स जिनकी जो है एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, अच्छा मेरे पास तो इनका सारा पुलिस रिकॉर्ड है ना। अच्छा इसके अंदर जो ये थे पुलिस ऑफिशल्स जो थे उनको जब सस्पेंड किया गया, तो हमारे यहाँ एक सिस्टम ये भी है ना कि पुलिस ऑफिशियल को जब सस्पेंड कर दिया जाता है तो हमें तो पता चलता है कि वो सस्पेंड हो गए, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है ये हमें भी नहीं पता। कि वो कैसे होते हैं, किस तरह लेकिन वो जो है फिर वहाँ से हो भी जाते हैं। अच्छा अब इसके अंदर एक और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये इन्होंने ये जो शुरुआत की थी एफआईआर रजिस्टर्ड कराने की, ये पहले गए थे पंजाब। अच्छा पंजाब गए थे। पंजाब में जाके इन्होंने जो है वो एक एफआईआर रजिस्टर्ड कराई। इसी तरह स्टोरी इनकी सेम है। ठीक है। मैं आपको 250 एफआईआर इनकी प्रोवाइड कर देता हूँ, तकरीबन 180-190 एफआईआर मेरे पास मौजूद हैं ऑफिस के अंदर। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप एफआईआर के कंटेंट्स पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि उन कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और किसी। अच्छा ये पंजाब गए, पंजाब के अंदर उन्होंने एफआईआर रजिस्टर्ड कराई। एफआईआर रजिस्टर कराने के बाद आईओ अपॉइंट हुआ, कोई ईमानदार आईओ आ गया, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। उसने जनाब जो है जब चलान पेश किया तो जज साहब ने उसको C क्लास कर दिया, और C क्लास करने के बाद जो है वो रिपोर्ट कॉल कर ली SSP से। ठीक है, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के खिलाफ भी। ठीक है, हालांकि उसने फियर इन्वेस्टिगेट किया था कि ये बनता है कि नहीं बनता। और जाहिर है जब A क्लास, B क्लास या C क्लास अप्रूवल तो जो है वो जज साहब ने करना है, जाहिर है। तो बहरहाल उन्होंने C क्लास अप्रूवल की और साथ में जो है रिपोर्ट कॉल की, और पता ये चला कि उन्होंने फिर वहाँ से एक लेटर इशू किया गया पंजाब के अंदर कि इनके जो है ये जो गैंग है, ये जो लोग हैं, इस तरह की एफआईआर दोबारा कोई रजिस्टर्ड नहीं की जाएगी। फिर ये मूव हुए कराची के अंदर। अच्छा, और फिर इन्होंने, अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा तो यहाँ से आप लोग क्यों नहीं मिल करके जितने लोग हैं, अब इससे पहले शेख अब्दुर्रहमान का मैंने इंटरव्यू किया, फिर एक और मुतासरा शहरी समीउल्लाह आया, अब ये 3 आ गए, तो क्यों नहीं ऐसा कोई हो कि आप सारे वकला मिल कर के जज साहब को किसी को कायल करें और उनसे कहें कि भाई एक वो भी ये आर्डर पास करें कि पूरे सिंध में इस तरह के इन लोगों की एफआईआर ना हो मज़ीद। आज़म साहब इसके अंदर देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने जो है जब हाई कोर्ट के अंदर क्वैशमेंट की जो है वो पिटीशन फाइल की कि ये एफआईआर जो है वो बोगस है, हाँ, और इसको जो है वो क्वैश किया जाए, ख़त्म किया जाए मीन्स ना। तो अब जब हम वहाँ पे गए हैं तो हाई कोर्ट के अंदर ज़ाहिर है पहले होता था इस तरह कि 560A के अंदर जो है हम क्वैशमेंट में जाते थे, एफआईआर क्वैश हो जाती थी। लेकिन अभी जो है हाई कोर्ट ने थोड़ा अपना प्रोसीजर चेंज किया, क्योंकि बर्डन क्रिएट होता है, जाहिर है हर बंदा फिर वो एफआईआर के खिलाफ जा रहा होता है, वो सच्ची है झूठी है, हर बंदा फिर हमारे यहाँ फेक लिटिगेशन भी बहुत जाहिर है। अब जब हम वहाँ पे गए तो हमने जो है कोर्ट को ब्रीफ किया, सारा हाई कोर्ट को, तो उसमें जो है हमें जो सिविल कोर्ट्स थी और जो सब ऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी, उनको उन्होंने कहा कि हम डायरेक्शन इशू कर देते हैं, ठीक है, कि आपका केस स्पीडी चलाया जाए। अब फिर हमारे पास वहाँ पे ट्रायल कोर्ट के अंदर रेमेडी भी होती है 249A की, कि उसमें जो है जज के पास पावर होती है कि ड्यूरिंग ट्रायल किसी भी टाइम वो जो है एक्विट कर सकता है अक्यूज को। अब वहाँ पे गए हैं, लेकिन देखें अब ये जो 489F का मैटर होता है, इसमें एक चेक होता है, ठीक है, ये चेक जो है वो जब आ जाता है ना तो इसके अंदर समझें कि 50% एडमिशन होता है, ठीक है, कि ये चेक जिसने इशू किया है ये चेक खुद ब खुद तो नहीं आया, जाहिर है,
ये ज़ाहिर है किसी के थ्रू आया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन क्रिएट होता है ये चेक कैसे आया, तो ये ट्रायल के अंदर ही कंक्लूड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जब चेक आता है तो वैसे तो अभी जैसे आपने एग्जांपल दी कि आप जाएंगे चेक लेके और बताएंगे, तो उसमें आपसे एप्लीकेशन लेंगे, फिर बोलेंगे हम एसएसपी से अप्रूवल लेंगे, लीगल डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेंगे, उसके बाद तकरीबन 1 महीना गुजरने के बाद जो है वो जाके वो फिर थाने में वापस आती है और फिर भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होगी जब तक आप उनको अंडर द टेबल कुछ देंगे, खिदमत नहीं करेंगे। अब ये वजह है कि जब कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दे दी, और दूसरी वजह ये है कि जैसे मैंने बताया ये सब जो है कराची के लोग नहीं हैं, कराची के चंद एक लोग हैं, फिर तकरीबन ये बिजनेसमैन हैं, ठीक है। इनको इतना टाइम इनके पास नहीं होता कि ये क्या करते हैं कि अगर 1 करोड़ रुपए का है ना चेक, तो ये अंबर साहब जाएंगे, पहले उससे 1 करोड़ से नेगोशिएशन शुरू होगी, 50 लाख पे, 20 लाख पे, 30 लाख पे, जहाँ पे भी। फिर वो भी बिजनेसमैन होता है, वो कहता है यार मैं कराची जाऊंगा, फिर केस जो है वो प्रोसीड होगा, बेल करवाऊंगा, तो ले दे के मामला सॉर्ट आउट कर देते हैं। इन 250 एफआईआर्स में जो इनके केस अब तक ख़त्म हो चुके हैं उनमें 99% केसों में कॉम्प्रोमाइज़ किया इन्होंने। अच्छा, वो पैसे असल तो टारगेट इनका जो है वो ब्लैकमेलिंग है ना, वो ब्लैकमेल जो हो गया, जिसके पास था वो हो गया, जो नहीं हुआ वो बरी हो गया। कोर्टों ने जो है कितने इनके जो है केसेस खत्म कर दिए ऐसे ही। अब एक और केस जो है वो कैसर का हमारी को कोर्ट में पेंडिंग है, मे बी कि वो नेक्स्ट डेट पे वो खत्म हो जाए, ठीक है। अच्छा, फिर इनकी एक और जो है वो मैला फीडे में आपको बताता हूँ कि केस तो फाइल कर दिया इन्होंने, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, ट्रायल कोर्ट में ये पेश ही नहीं होते। ये जो कंप्लेनेंट है ये ट्रायल कोर्ट में आता ही नहीं है, इसके वकील आते हैं, सिर्फ इसके वकील, ये इनकी जो है। तो चलें जी, ये तो अल्लाह करे कि हो, लेकिन इसमें कोशिश पहले भी जो लोग आए हैं उनसे भी मैंने यही कहा है कि मतलब ये मिल कर के करें, और ये जो ज़ाहिर है इतनी बड़ी इंक्वायरी हो चुकी है और उसके बाद तो कोई चीज़ बचती नहीं है कि हुकूमत सिंध और ख़ुसूसन सिंध पुलिस ये इनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ निकाले कि ये जो इनके साथ जो लोग पुलिस वाले मिले हुए वो आइंदा ना करें। शाकिर रशीद मेयर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने आज के 3 मज़लूम लोगों की बात जो है वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई है। और मैं फिर एक दफ़ा इस प्रोग्राम के तवस्सुत से उन लोगों से ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आपका भी कोई इस हवाले से शिकायत हैं, आपको ग्रीवेंसेस हैं, आपके कोई इस तरह की चीटिंग आपके साथ हुई है, आप भी आएँ, हमारा प्रोग्राम आपके लिए भी हाज़िर है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।